हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो कल हो गया था हम लोग कार 66 का। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो सेक्शन ए टेक्निकल रिक्वायरमेंट, सब पार्ट ए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस फॉर एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो सब पार्ट बी क्या था, अदर देन एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो स्कोप क्या है, वही स्कोप में वही है कि दायरा कितना है। तो दायरा क्या है इसमें, सब एप्लीकेशन इशू एंड कंडीशन ऑफ इट्स वैलिडिटी बताया जाएगा। ठीक है, तो लाइसेंस बेसिकली कैटेगरीज कितनी होती हैं। तो लाइसेंस कैटेगरीज जो होती हैं वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की, वो कैट ए, B1, B2, B3, C। तो 5 कैटेगरीज होती हैं टोटल, याद रखिएगा, A, B1, B2, B3, C। ठीक है, तो कैटेगरी ए और B1 क्या है, सब डिवाइडेड है और किस फॉर्म में है, A1 B1.1, A2 B1.2, A3 B1.3, A4 B1.4। एरोप्लेन एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, टरबाइन पिस्टन टरबाइन पिस्टन। तो मैंने ऐसे याद किया, आप भी ऐसे ही याद करिएगा। A1 B1.1, A2 B1.2, A3 B1.3, A4 B1.4। एरोप्लेन एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, टरबाइन पिस्टन टरबाइन पिस्टन। ठीक है, ठीक है। तो B3 जो है B1, अच्छा B1 हो गया, A हो गया, A 4 कैटेगरी का, B1 4 कैटेगरी का, B2 होता है बेसिकली, जो कि मैं हूँ, B2 एविएशन, मतलब उसमें क्या होता है, एवियोनिक्स स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, एवियोनिक्स इंजीनियर, एवियोनिक्स मतलब एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये आगे आएगा। B3 जो होता है वो पिस्टन इंजन होता है, नॉन प्रेशराइज्ड ऑफ एरोप्लेन 2000 किलोग्राम एंड 2000 किलोग्राम से कम। यानी जो नॉन प्रेशराइज्ड पिस्टन इंजन है 2000 किलोग्राम और उससे कम वाले वो B3 वाले होते हैं, और कैटेगरी सी बेस मेंटेनेंस वाले होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा एयरक्राफ्ट ग्रुप्स। तो एयरक्राफ्ट ग्रुप्स क्या होते हैं, इसी बेसिकली 2-3 तरह के ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 2 3 भागों में फिर डिवाइड है ग्रुप 2। तो देखेंगे हम लोग ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 वाले एयरक्राफ्ट टाइप रेटेड कौन से होते हैं, एयरक्राफ्ट ग्रुप्स कौन से होते हैं। तो ग्रुप 1 जो होते हैं कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट एज वेल एज मल्टीपल इंजन हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन विद मैक्सिमम सर्टिफाइड ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड एक्सीडिंग फ्लाइट लेवल 290, aircraft equipped with fly-by-wire system and other aircraft requiring an aircraft type rating when defined by the so divided DGC। तो आपको एज इट इज डिट्टो याद करना है कि ग्रुप 1 एयरक्राफ्ट में कौन कौन से आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट एज वेल एज मल्टीपल इंजन हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन विद मैक्सिमम सर्टिफाइड फ्लाइट एक्सीडिंग फ्लाइट लेवल 290 यानी 29,000 फीट। तो फ्लाइट लेवल 290 मतलब क्या था, 29,000, 2 जीरो बढ़ा दिया था। एयरक्राफ्ट इक्विप्ड विद फ्लाई बाय वायर सिस्टम। ठीक है, ग्रुप 2 मतलब क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट अदर देन ग्रुप 1। तो ग्रुप 2 वाले ये जरूर याद कर लीजिए, सब ग्रुप 2A, 2B, 2C मैंने याद कर लिए हैं, आप भी याद कर लीजिए। सिंगल टर्बो प्रोपेलर इंजन एरोप्लेन, और फिर सिंगल टर्बाइन इंजन हेलीकॉप्टर, सिंगल पिस्टन इंजन हेलीकॉप्टर। ग्रुप 3 होते हैं पिस्टन इंजन एरोप्लेन अदर देन ग्रुप 1। तो उसमें देखिए एरोप्लेन हो गए, ग्रुप 1 वाले में हेलीकॉप्टर हो गया मल्टीपल इंजन, और पिस्टन इंजन जो बचे लास्ट वाले ग्रुप 3 पिस्टन इंजन एरोप्लेन विद अदर देन ग्रुप 1। ठीक है, एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन इनिशियल जो देना पड़ता है सी फॉर्म 1901 और 1902। तो 1901 होता है न्यू लाइसेंस के लिए, और 1902 जो होता है वो चेंज के लिए होता है। अभी मैं बताऊंगा सारे कौन कौन से याद करने आपको। तो ये क्या था, ये था एप्लीकेशन। तो इन एडिशन टू द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन 66.8 और 10 एज अप्रूव्ड, द एप्लीकेंट फॉर एडिशनल कैटेगरीज और सब कैटेगरीज टू मेंटेनेंस इन लाइसेंस शैल सबमिट हिज करंट ओरिजिनल टुगेदर विद सीए फॉर्म। यानी अगर किसी के पास पहले से ही लाइसेंस है और वो एडिशनल सब कैटेगरी या कैटेगरी में लाइसेंस लेना चाह रहा है, तो उसको एप्लीकेशन फीस ये वो और सीए फॉर्म 19 के थ्रू अपना जो है वो भी देना पड़ेगा, जो उसका एग्जिस्टिंग लाइसेंस है। ठीक है, एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है एमई बनने के लिए। तो 10+2 विद पीसीएम, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा आता है, और यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, और कम से कम एटलीस्ट 18 साल एज होनी चाहिए। तो एप्लीकेंट फॉर एन एमई लाइसेंस शैल बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज। प्रिविलेजेस, यानी क्या क्या उनकी प्रिविलेजेस उनके अंडर में आता है। तो कैट ए के अंडर में क्या आता है, ये आपको एज इट इज डिट्टो याद करना पड़ेगा। कैट ए लाइसेंस होल्डर टू इशू CRS आफ्टर माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस एंड सिंपल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन। यानी जो माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस है, लाइन मेंटेनेंस एंड सिंपल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ मेंटेनेंस आर स्पेशली इंडोर्स्ड ऑन द ऑथराइजेशन इशूड बाय द AMO अप्रूव्ड अंडर द 133B। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है अप्रूव मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन 145 के कारण उसने जो उसको लाइसेंस दिया उसमें इंडोर्स होगा कि क्या क्या वो काम करेगा, बेसिकली माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस और सिंपल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन।
For the broad category of aircraft endorsed on the license and certification privileges shall be restricted to the work carried out by the license holder himself in the maintenance organization that issues the, यानी वो उसकी खुद की भी जिम्मेदारी है कि वो अगर उसके ऑथराइजेशन में या उसके लाइसेंस में इंडोर्स नहीं है कोई काम तो वो नहीं कर सकता। कैटेगरी B1 वाला क्या करेगा, जाहिर सी बात है वो इंजन ऑफ एयरफ्रेम का होता है। तो देखिए क्या लिखा है, कैटेगरी B1 लाइसेंस होल्डर इशू CRS एंड एक्ट एज अ सपोर्ट स्टाफ फॉलोइंग द मेंटेनेंस परफॉर्म ऑन एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, पावर प्लांट, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ऐसी जरूरी नहीं कि B1 वाले इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं कर सकते। वर्क ऑन एविडेंस सिस्टम रिक्वायरिंग सिंपल टेस्ट टू प्रूव देयर सर्विसिबिलिटी, यानी कोई चीज काम कर रहा है कि नहीं, सिंपल टेस्ट। एंड नॉट रिक्वायरिंग ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग मतलब क्या होता है कि डीप में, बिल्कुल कोई डीप मेंटेनेंस है ना, ट्रबल शूटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट टाइप इंस्टॉल्ड ऑन द लाइसेंस। ठीक है, बेसिकली जो उनके लाइसेंस में इंडोर्स्ड है। ठीक है, और सपोर्ट स्टाफ की तरह भी काम करते हैं। देखिए क्या लिखा है, कैटेगरी B1 शैल अप्रोप्रिएट। तो A और B1 को हम लोग ने डिस्क्राइब किया था। B2 वाले हम लोग देखिए क्या कह रहा है, कैटेगरी B2 लाइसेंस होल्डर टू इशू ए CRS after maintenance on avionics and electrical system, avionics and electrical system with engine and mechanical system requiring only simple test to prove their service। यानी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से तो काम करेगा ही, लेकिन इंजन और मैकेनिकल उस पर भी करेगा और प्रूव देयर सर्विसिबिलिटी, यानी छोटे मोटे काम। CRS आफ्टर माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस एंड सिंपल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन, तो B2 वाला ये भी करेगा विद इन द लिमिट ऑफ टास्क इंडोर्स्ड ऑन द ऑथराइजेशन अप्रूव्ड बाय द AMO एंड दिस सर्टिफिकेशन। हाँ, तो ये वही चीज है। कैटेगरी B3 क्या करेगा, मैंने B3 वाला बताया था, नॉन प्रेशराइज्ड पिस्टन इंजन। तो कैटेगरी B3 लाइसेंस होल्डर इशू CRS आफ्टर मेंटेनेंस ऑन एयरप्लेन स्ट्रक्चर, इंजन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वर्क ऑन एवियोनिक्स सिस्टम टू प्रूव देयर सर्विसिबिलिटी। देखिए वही चीज है। कैटेगरी C देखिए मैंने बताया था बेस मेंटेनेंस। तो कैटेगरी C होल्डर टू इशू CRS आफ्टर बेस मेंटेनेंस इज रेस्पेक्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट ऑफ द टाइप इंडोर्स्ड ऑन द लाइसेंस, यानी एक एयरक्राफ्ट का CRS इशू करेगा बेस मेंटेनेंस। द प्रिविलेजेस मे बी अप्लाई टू इंटायरली इंक्लूडिंग ऑल सिस्टम। तो बेसिकली ऑल सिस्टम वो AME मतलब पूरा होगा वो। चलो फिर क्या है, बाइट ये सब नहीं काम का। द होल्डर ऑफ एन AME लाइसेंस नॉट एक्सरसाइज सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस अंडर, यानी कोई भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर तब तक काम नहीं कर सकता, क्या क्या सर्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, जब तक अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन और कार्बन 45। तो अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा है कार्बन और कार्बन 45 की रिक्वायरमेंट्स को। दूसरा क्या है, प्रीसीडिंग 2 years ही और सी अदर एक्वायर्ड 6 months ऑफ मेंटेनेंस, यानी ये क्या हो, रिसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल के अंदर 6 months में कम से कम काम किया हो विद द प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय द लिमिट लाइसेंस। तो लाइसेंस में जो दिया है वो उसने कम से कम 2 साल में 6 महीने में किया हो। ये क्या, एडुकेट कॉम्पिटेंस, यानी एडुकेट कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। ठीक है भाई, एबल टू रीड राइट कम्युनिकेट, जाहिर सी बात है इंजीनियर है तो पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए। लेवल इन द लैंग्वेजेस विच टेक्निकल डॉक्यूमेंट पढ़ना लिखना, ये वो बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट। 8.25 बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है, याद रख लेना, और 8.30 बेसिक एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती है। तो नॉलेज क्या होगी, तो नॉलेज कौन चेक करेगा भाई, DGCA चेक करेगा। तो एप्लीकेंट फॉर एन AME लाइसेंस टू एडिशन ऑफ द कैटेगरी, ये वो अगर एडिशन करना चाह रहा है कैटेगरी और सब कैटेगरी का, तो AME लाइसेंस शैल डिमॉन्स्ट्रेट बाय एग्जामिनेशन एंड लेवल ऑफ नॉलेज अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मॉड्यूल्स एंड अकॉर्डिंग टू अपेंडिक्स 1 ऑफ दिस ईयर, यानी क्या करेगा, DGCA एग्जाम लेगा उनका। तो द बेसिक एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय CEO, सेंट्रल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द DGCA। तो CEO एग्जाम कंडक्ट कराता है सेंट्रल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। The training course and examination shall be passed within 10 years prior to the application for an aircraft maintenance license, यानी 10 साल का आप मतलब समय रहता है आपके पास करने का, जो मॉड्यूल्स होते हैं prior to the application of the AME license, यानी AME लाइसेंस देने के लिए, यानी एप्लीकेशन भरने के लिए CA फॉर्म 1901 के लिए आपको 10 साल के अंदर लाइसेंस पेपर क्लियर करने पड़े। क्रेडिट शैल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद APM चैप्टर 17। याद रखिएगा, क्रेडिट मतलब ये होते हैं कि अगर कोई 10 साल के अंदर पेपर नहीं सॉल्व कर पाता है या पास कर पाता है तो उसको क्रेडिट दिए जाते हैं APM चैप्टर नंबर 17 के अकॉर्डिंग। तो क्रेडिट एक्सपायर 10 years आफ्टर दे ग्रांटेड टू एप्लीकेंट बाय द DGCA, द एप्लीकेंट में अप्लाई न्यू क्रेडिट आफ्टर एक्सपायरेशन। ठीक है, चलो बेसिक एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। तो एक्सपीरियंस किसके लिए क्या चाहिए होता है, तो मैं बता दूं, फॉर कैटेगरी A B1.1, B1.2 एंड B1.4 इसके लिए चाहिए होता 3 साल, नहीं B3 के लिए। B3 के लिए क्या, 3 years ऑफ प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑन ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट, यानी एयरक्राफ्ट आपका ऑपरेटिंग होना चाहिए। तो B2, B1.1 एंड 1.3
को चाहिए होता 5 साल, और कैटेगरी सी के लिए फॉर लार्ज एयरक्राफ्ट और नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट अभी आएगा। तो क्या याद करना है, B1 यानी अपने यहाँ जितने भी अपने कॉलेज में ATI में B2, B1.3, B1.1 इनको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और बाकी बचे हुए 3 साल का। कैटेगरी सी फॉर लार्ज एयरक्राफ्ट तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर वही जो अपने ATI में स्टूडेंट्स हैं B1.1, B1.3 और B2 इनको 3 साल चाहिए फॉर लार्ज एयरक्राफ्ट और कार्बन प्रोफाइल सपोर्ट स्टाफ और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए B2, B1.1, B1.3 ऑन लार्ज एयरक्राफ्ट और एज कार्बन 45 B1.1 सपोर्ट स्टाफ, यानी कार्बन 45 में सपोर्ट स्टाफ और या कॉम्बिनेशन दोनों का हो सकता है। 5 साल चाहिए B1.2, 1.4 और B3 वाला नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। फॉर कैटेगरी सी विद रिस्पेक्ट टू नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट, तो नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए क्या है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, B1 हो या B2 हो नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो याद रखेगा कि BA और B1.2 और 1.4 के लिए 3 साल और B2, B1.1, B1.3 के लिए 5 साल और कैटेगरी सी के लिए 3 साल हम लोग के लिए B2, B1.1, B1.3 3 साल और 5 साल B1.2, 1.4 5 साल और नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट B1 हो चाहे B2 3 साल, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज का बचे इतना बचा। At least 1 year of the required experience shall be recent maintenance experience on aircraft on the category or subcategory for which the initial aircraft maintenance engineering license, यानी 1 साल का रिसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसेंट एक्सपीरियंस बेसिकली वो एक्सपीरियंस होता है जो 2 साल में मिनिमम 6 महीना आपने काम किया हो, रिसेंट एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं। तो एटलीस्ट 1 year ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर द एयरक्राफ्ट का, आपके पास एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट का लाइसेंस है ना, एयरक्राफ्ट का लाइसेंस आपके पास पहले से है और उसमें 1 साल का जो है आप चाहिए आपको एक्सपीरियंस फॉर कैटेगरी और सब कैटेगरी, यानी अगर आपको बढ़ाना है। फॉर सब्सिक्वेंट कैटेगरी ऑफ एडिशन टू एन एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस द एडिशनल रिसेंट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड में बी लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर से भी कम चलेगा बट शैल बी एटलीस्ट 3 मंथ, यानी 3 महीने से कम ना हो, है ना, ज्यादा वो चलेगा। द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस शैल बी डिपेंडेंट अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द लाइसेंस कैटेगरी और सब कैटेगरी हेल्ड एंड अप्लाइड फॉर, यानी जो 3 महीने देखा जाएगा सॉरी वो ये देखा जाएगा कि डिफरेंस देखा जाएगा कि आपका जो लाइसेंस किस कैटेगरी में है और किस कैटेगरी में था, मतलब आप लेना चाहते हैं उसके बेसिस पे। सच एडिशनल एक्सपीरियंस मस्ट बी टिपिकल फॉर द न्यू लाइसेंस कैटेगरी, ठीक है। तो 12 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेंटेनेंस गेन आउटसाइड सिविल, यानी जो आउटसाइड सिविल एविएशन वाले होते हैं जैसे आर्म्ड फोर्सेस के एयरक्राफ्ट या नेवी के जहाज, नेवी के एयरक्राफ्ट, एक तो 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसमें से 1 साल का मिनिमम जो है वो रिसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल एविएशन मेंटेनेंस एनवायरनमेंट में, यानी DGCA के अंडर में 1 साल का होना चाहिए उसका कारोबार। एक्सपीरियंस shall have been acquired within 10 years preceding the application of aircraft maintenance or addition to category or subcategory to such license. Notwithstanding to this, aircraft maintenance experience gained in defense environment is given 15 years shall be experience. यानी क्या कह रहा है, तो 10 साल का preceding यानी experience shall have been acquired within 10 years preceding the application of this. तो 10 साल का मिनिमम उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस गेन इन डिफेंस एनवायरनमेंट प्रीसीडिंग 15 ईयर शैल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन कुछ नहीं है और हम लोग जो है कल से जो है 65, 66, 8.40 जो है आपको बताऊँ। आई होप यहाँ तक समझ में आया, ना समझ में आया कमेंट सेक्शन जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों का भला हो और मेरा भी भला हो, ठीक है। बाय बाय।